क्या हो गया कि जिस परिवार में एथोनेसिया पहले तो बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है जी। तो यू नो दैट, पर एक आम आदमी को पता ही नहीं कि यूथेनेसिया है क्या चीज। और अच्छा तो ये हो कि पार्लियामेंट कोई लॉ बना दे। अनफॉर्चुनेटली इसके अंदर में अभी तक के यूथेनेसिया के ऊपर में हमारे कोई लॉ नहीं है, कोई डिफाइंड लॉ नहीं है। बिगेस्ट मिथ अबाउट फाइलिंग अ PIL? दैट इट्स अ PIL, पब्लिक इंटरेस्ट। नमस्कार, हितवाद पीपल्स माइक के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ जो शख्सियत यहाँ मौजूद है वो एक अलग अलग प्रतिभाओं के धनी, एक सक्सेसफुल होटेलियर, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन, स्पोर्ट्स में भी रुचि रखते हैं, अलग अलग संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, अलग अलग एसोसिएशन को लीड करते हैं और सबसे बड़ी बात है कि समाज सेवा के लिए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस में भी इनका बहुत बड़ा योगदान है। ऐसी इस शख्सियत को हम वेलकम करते हैं, श्री तजिंदर सिंह रेणु। नमस्कार रेणु जी नमस्कार। नमस्कार। तो आज पीपल्स माइक में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। अलग अलग संस्थाओं में आप जुड़े हुए हैं, जी। टैक्स पेयर्स एसोसिएशन है, रेसिडेंट होटल्स का जो इंडस्ट्री है उसमें भी आप है, आप खुद एक बिजनेसमैन है, सक्सेसफुल बिजनेसमैन, एक होटेलियर है। तो ये समाज सेवा का जो आपकी इच्छा थी वो आपको कब पता चली? शायद प्रोबेबली ये तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे DNA से आया है। ऑनेस्टली स्पीकिंग क्या हुआ है एक्चुअल में कि हम लोग बहुत आई वॉज बॉर्न 1967 में मेरा जन्म हुआ। एंड मैं एक झोपड़े में था उस समय, उस परिवार हम 4 साल टीन का हमारा शेड था। तो बहुत एक आम आदमी की ज़िंदगी वो 4 साल जी है हम लोग। फिर डैडी ने काम बढ़ाया, हम अब एक बंगले में शिफ्ट हुए, अभी हम सेकंड बंगले में हैं। तो ग्रेजुअली ग्रोथ हुआ। तो मुझे ऐसा लगता है कि डैडी भी इस लाइंस को रिपीट करते हैं कई बार कि जो कुछ है इस नागपुर शहर ने अपने को दिया है जी। हम कुछ भी नहीं थे। मेरे ग्रैंडफादर 1935 में पंजाब से नागपुर आए थे एज अ कारपेंटर जॉब के लिए। तो हमारे पास कुछ भी नहीं था जी। तो जो कुछ दिया है इस शहर ने दिया है, इस रीजन ने दिया है। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम वापस गिव बैक करें सोसाइटी को, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे ऐसा लगता है कि जितना हम डिजर्व नहीं करते उससे ज्यादा भगवान ने दे दिया है। तो अब अपना काम है कि अपन ने सोसाइटी को वापस गिव बैक करना चाहिए। और हम ऐसा हो नहीं सकता कि गिव बैक का 2 मतलब होते हैं। कईयों को ऐसा लगता है कि भाई आपने बहुत दान पुण्य करना चाहिए, तो वैसी मेरी इनकम नहीं है। मैं आई एम हैप्पी, बट ऐसा इतना वेल्थ नहीं है कि मैं समाज में बांटते जाऊं। तो हम एक्टिविटीज के थ्रू या कुछ ऐसा हम कर सके, सोशल चेंज ला सके सोसाइटी में, तो वो इट इज जस्ट द गिव बैक टू द सोसाइटी। दैट इंस्पिरेशन केम फ्रॉम माय फादर और मैं इसमें आ पाया। सो एज अ बिजनेसमैन इट्स फाइन, बट थ्रू हिम, बिकॉज डैड हिमसेल्फ वाज अ वेरी, ही इज स्टिल एक्टिव, सो ही इज 89 नाउ। सो बट उनका देखा देखी मुझे ऐसा लगा कि हमने भी इस लेगेसी को कंटिन्यू करना चाहिए। सो दैट वे आई एम इनटू दिस। लेकिन ये PIL जो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस, इसमें ये पहली बार आपको कब पता चला कि इस तरह से हम एक समाज के लिए कुछ कर सकते हैं, PIL के थ्रू इश्यूज उठा सकते हैं? देखिए क्या हुआ, ये मैं आपको बताता हूँ। 2010 की बात है। मैं उस समय नागपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सेक्रेटरी था जी। तो हम लोग बहुत सारे सोशल एक्टिविटीज करते थे समाज के लिए, सिटी के लिए, कुछ ना कोई एक्टिविटीज लेके हम लोग लगे रहते थे। तो एक उस समय का फेज ऐसा था 2010 में कि 2005 में उस समय की सरकार ने ये राम झूला का कॉन्ट्रैक्ट दिया था थ्रू PWD। एंड दैट वो जो उसका जो मैन था, उसका जो पीरियड था वो 42 मंथ्स का था। 60 करोड़ का प्रोजेक्ट था और 5 साल हो गए थे और सिर्फ 30% काम हुआ था। तो हम डायरेक्ट PIL नहीं किए। हमने पहले उसको एक तरह से हमने एक धरना किए। पहले हम राम मंदिर जो है अभी पोदेश्वर राम मंदिर, उसके सामने हमने बैठ के धरना किया कि भैया प्रोजेक्ट जल्दी कंप्लीट होना चाहिए। फिर उसके बाद में उस समय जो CM साहब थे, पृथ्वीराज चौहान जी थे, मुझे जो जहाँ तक ख्याल है, तो उनसे हम मिले। हमने उनको रिक्वेस्ट किया कि सर ये 5 साल हो गया है, इसका सिर्फ 30% काम हुआ है, इसको आप कीजिए। उसके बाद में हमने PWD को, बाकी रेलवे को, सबको रिप्रेजेंटेशन दिए कि भाई ये कंप्लीट होना चाहिए। यहाँ तक कि देवेंद्र फडणवीस जी उस समय लीडर ऑफ अपोजिशन थे,
हमने उनको भी दिया कि सर ये काम लेट हो रहा है, नागपुर का हम ईस्ट और वेस्ट को ये राम झूला कनेक्ट करता है। उस समय पुराना बिल था, तो जो पुराना ब्रिज ब्रिटिशर्स का ब्रिज था, तो उसमें काम अटका हुआ है और वो काम नहीं हो रहा। तो टैक्स पेयर्स का पैसा उसमें लग रहा है, क्योंकि वो 60 करोड़ का बढ़ते बढ़ते उस समय तक 5 साल में वो 110 करोड़ का हो चुका था। तो हमको लग रहा था कि ये तो वेस्ट हो रहा है। सो व्हेन वी सॉ कि नथिंग इज वर्किंग, हमने ट्राई किया कि भाई सीएम को भी मिलकर देख लिया, लोकल बॉडीज को देख लिया, कॉर्पोरेशन को देख लिया, एंड नथिंग वाज मूविंग, कुछ कर नहीं रहे थे। तो उस समय ऐसा लगा कि हमें शायद प्रोबेबली ओनली पीआईएल इज कोर्ट का ही कोई सहारा लेना पड़ेगा। जब हमने पीआईएल दाखिल की तो इमीडिएटली नोटिस इशू हुए, और मुझे याद है कि एफकॉन्स के कोई एक पारसी, मैं तो नाम जानता नहीं, पर उनके कोई टेक्निकल डायरेक्टर आए थे जो लीगल देखते थे जी। तो वो हाई कोर्ट में फर्स्ट टाइम अपीयर हुए, जो अपीयर मींस है ना, ही केम टू द कोर्ट, और कोर्ट में डेट जैसा टाइम चालू होने से पहले हम लोग कॉरिडोर में मिले। तो मैं खुद सुमुटो उनके पास गया जी। तो मैंने उनको नमस्कार किया, मैं बोला सर मैं तेजिंदर सिंह रेणु, मैं बोला हमारी पीआईएल है, तो मैं बोला मैं पहले तो आपको माफी चाहता हूँ कि आपको तकलीफ दे रहा हूँ, पर मैं बोला आप ये समझ लीजिए कि मैं कोई एक्टिविस्ट नहीं हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, हम सब वेल एस्टैब्लिश्ड लोग हैं, हमारा पर्पस है ये काम जल्दी करने का जी। सो मैंने उनको ये ऑफ द रिकॉर्ड बोला कि मैं बोला आप हमको एज ए कैटलिस्ट यूज कीजिए, मैं तो पीआईएल मैंने किया, मैं तो पेटिशनर हूँ, मतलब कोर्ट ने पीआईएल ले लिया तो वो कोर्ट चलाएगा, बट आई हैव टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन, राइट, कोर्ट विल रन द पिटिशन नाउ, बट आई हैव तो आपको जहां भी कहीं दिक्कत लगती है कि रेलवे आपको टाइम ले रहा है, मैं बोला आप फॉर्मली मेरे को बताइए मत, इनफॉर्मली किसी से भी आप बता दीजिए कि हमारी फाइल यहाँ रुकी हुई है, मतलब उसके बाद में उसको हम फॉरवर्ड करेंगे। एंड थैंकफुली दे टुक इट पॉजिटिवली, एंड हमने वो प्रोजेक्ट समय पे कंप्लीट हुआ। बाद में कोर्ट के इंस्ट्रक्शन, हम रेल में, यहाँ तक कि हाई कोर्ट ने हमको पावर दिया कि पीडब्ल्यूडी की कोई मीटिंग रहेगी तो उस समय क्या हुआ था कि इसी पीरियड में पीआईएल के मैं इसको आगे और कंप्लीट करूंगा, क्योंकि फिर मुझे एनसीसीएल से मैं रिजाइन किया मैंने, फिर हमने एक वीटीए संस्था बनाई, और वीटीए को उन्होंने पावर दिया था हमको कोर्ट ने कि भाई ये आपकी मीटिंग्स में रह के आपका आगे का फॉर्म क्या चल रहा है वो देख सकते हैं। सो वी वर वेरी फॉर्चुनेट दैट एंड दैट सपोर्ट बाय द हाई कोर्ट वाज सो इंस्पायरिंग दैट दिस पीआईएल जर्नी कंटिन्यूड आगे। बहुत बार ऐसा होता है कि इश्यूज जो होते हैं सिविक इंटरेस्ट के रहते, पब्लिक के इश्यूज रहते हैं, लोगों का इंटरेस्ट सिर्फ कंसर्न तक रहता है, कि कंसर्न जताते हैं कि ऐसा होना चाहिए होना, जैसे आप राम झूला का था कि लोगों ने आपको पहले कंसर्न बताया होगी कि अरे ये हो ही नहीं रहा, पर आगे बढ़ने में हार्डली कोई लोग रहते हैं। तो आपको भी आपके फादर की तरफ से आया है, क्योंकि बलबीर सिंह जी इस मामले में हमेशा आगे रहे हैं लोगों की सेवा में। ये मैं मुझे जरा भी ऐसा ये लगता नहीं है कि मैंने ये छुपाना चाहिए। मैं डैडी से पूछ के ही करता हूँ। आई ऑलवेज टेक हिज गाइडेंस, बिकॉज उनका जो सोशल एक्सपीरियंस है वो अनमैच्ड है बेसिकली मेरे हिसाब से। बाकी भी लोगों से मैं मिलता हूँ, ऐसा नहीं हो कि टाइम टू टाइम मैं काफ़ी लोगों से मिलता हूँ, जब भी मुझे लगा कि कहीं कोई चीज़ राय की बात करना है तो ही सपोर्टेड दैट इफ सपोज थिंग्स आर नॉट मूविंग, आपको कौन सपोर्ट करेगा? हाई कोर्ट ओनली रिमेन्स वेयर लाइक इट इज नॉन पॉलिटिकल, इट इज लाइक दे हैव द पावर्स। ऑफ कोर्स उसके अंदर भी कोर्ट चेंज होता है, मैंने कई बार कोर्ट के अंदर भी रवैया चेंज होता है देखा है ग्रेजुअली, वो पर्सन टू पर्सन रहता है उसका कितना इंटरेस्ट है पीआईएल में। कई कोर्ट्स अनफॉर्चुनेटली कई पीआईएल्स एक्चुअल में पब्लिक इंटरेस्ट नहीं रह के प्राइवेट इंटरेस्ट रहती है, तो कोर्ट भी कई बार हमको इस नजर से देखता है कि इनका क्या इंटरेस्ट है इसके अंदर में। सो they are right to their, they have the freedom to understand कि अब वो हमको कैसे समझते हैं, बट हम लोगों ने कोशिश यही की है कि हम जेन्युइनली पब्लिक इंटरेस्ट में रहे। एंड इसीलिए वो एफकॉन्स के डायरेक्टर से पहले हाथ जोड़ के माफी मांगा कि हम आपको तकलीफ दे रहे हैं, पर प्लीज यूज एज अ कैटलिस्ट एंड सो दैट वी रीच द कंक्लूड, हम एक उस प्रोडक्ट को जो 42 महीने में होना था 60 महीने हो गए और आगे और कितने साल लगे, पर वो अल्टीमेटली कंप्लीट हुआ। एंड आज भी पीडब्ल्यूडी के जो उस समय के इंजीनियर थे, कुछ रिटायर भी हो गए, वो भी आज भी हमको बोलते हैं कि भाई वो आप थे तो कम से कम वो बन गया रामझूला, ने तो भगवान जाने कब तक लटकता रहता। तो ये बहुत बार ऐसा कहा जाता है, जैसे मराठी में एक सेइंग है कि शहाण्यानी कोर्टाची पायरी चढ़ू नये। तो ये कभी आपके मन में आया कि कोर्ट के झमेले में पड़ जाएंगे? नहीं, मैं इसको थोड़ा सा उसको रिट्यून करता हूँ। मेरे को ऐसा लगता है कि वो शहाणे यानी स्मार्टनेस हो गया ना जी, तो वो ओवर स्मार्ट नहीं होना। सो देखिए क्या होता है कि मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। ओवर द पीरियड मुझे ऐसा हुआ कि मेरे पास ना, क्योंकि हमारी कुछ 5-7 पीआईएल हो गई थी, मैंने उसमें मैं 2 टाइप से करता था। मैं इन पर्सन भी करता था, इन पर्सन इन सेंस मैंने एज अ पेटिशनर, और फिर एक हम संस्था का नाम भी डालते थे।
तो मेरे पास कई बार मैं नाम नहीं ले सकता, कुछ एडवोकेट्स अप्रोच हुए कि भाई हमको एक पीआईएल करना है। अब ऑब्वियसली वो प्राइवेट इंटरेस्ट रहता था, बट दे वांटेड टू यूज द नेम। तो फिर हमने एक भी नहीं किया। हमने बोला भैया आप पिटीशन की कॉपी दो। आई यूज्ड टू गो थ्रू देम एंड आई यूज्ड टू रिफ्यूज कि भैया ये मैं नहीं कर सकता, दिस आई डोंट फील लाइक इज अ पब्लिक इंटरेस्ट, सो वी यूज्ड टू रिफ्यूज। तो क्या होता है कि स्मार्टनेस अपने पर भी रहना चाहिए उतनी कि आप समझ सको कि यू डोंट बिकम अ कठपुतली इन समबडीज हैंड। करेक्ट। किसी ने आपको यूज नहीं करना चाहिए कि आपका नाम यूज कर लिया, क्योंकि पिटीशन का ऐसा होता है कि एक बार वो अगर हाई कोर्ट ने नोटिस इशू कर दिया, देन इट इज इन दैट बॉल इज इन द कोर्ट। अब वो जजेस जो है वो उसको चलाते हैं, आपको सिर्फ सपोर्ट करना है। करेक्ट। तो वो हो सकता है, कई बार ऐसा भी हमने देखा है कि कोई पिटिशनर आता है, पर अगर कोर्ट को लगता है कि ये पिटिशनर सही नहीं रहेगा, तो फिर वो अमाइकस क्यूरी किसी और को अपॉइंट करता है और कोर्ट फिर उसको आगे लेके जाता है। तो इन सच सिनेरियो कोर्ट इज ऑल्सो स्मार्ट एंड द पिटिशनर नीड्स टू बी स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड कि भैया मैं कहीं मिसयूज ना हो जाऊं। करेक्ट है। तो वो पॉइंट को हमने ध्यान रखा। तो फॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा तो हमने की नहीं, 5-6 जो की है दे वर ऑल सक्सेसफुल। एक दो में हमको विड्रॉ करना पड़ा फॉर द रीजंस, आई मीन आई कैन शेयर इफ यू आस्क सो, एंड बट बाय एंड लार्ज वी डिड इन पब्लिक इंटरेस्ट, मुझे ऐसा लगता है। ओके, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स, वेरियस हाई कोर्ट्स ने बहुत बार ये एक ऐसा ऑब्जर्वेशन है उनका कि पीआईएल्स एक धंधा बन चुकी है। तो ऐसा है सही में, आपको लगता है? मैं बिजनेस तो नहीं बोलूंगा, बट इसको दो पार्ट्स में इसको मैं स्प्लिट करता हूं। एक ऐसा हो सकता है कि देयर कैन बी अ रीजन ऑफ पॉलिटिक्स, ठीक है। तो जो एक अदर पॉलिटिकल पार्टी है, वो अगर आपका कोई प्रोजेक्ट है, अगर उसको हैम्पर करना है, तो वो एक्टिविज्म, ग्रीन एक्टिविज्म है, या किसी और को पीछे से पुश करके उसको स्टॉल कर सकते हैं, डिले कर सकते हैं, जो हम देख भी रहे हैं, और वो चीज होता है। दैट इज वन पार्ट। सेकेंड पार्ट ऐसा होता है, कई बार ऐसा भी हुआ है कि सपोज पिटिशनर तो कोई भी एक सादे वकील को लेके खड़ा हो जाता है, पीआईएल कर देता है जी। पर पीआईएल नॉर्मली जो होती है, वो जो आगे की जो रिस्पोंडेंट्स है आपके, वो नॉर्मली या तो कोई गवर्नमेंट ऑफिस होगा, या कोई बड़ा कॉर्पोरेट होगा, या कोई ना कोई इस टाइप का रहेगा। मेरी पीआईएल वाज अगेंस्ट, ऑलवेज अगेंस्ट गवर्नमेंट। मैंने प्राइवेट कभी नहीं किया। एफकॉन्स पार्टी बनी बिकॉज दे वर द कॉन्ट्रैक्टर्स। अदर देन दैट हमने जितनी भी पिटिशन की, इट वाज ऑलवेज अगेंस्ट द गवर्नमेंट, सो देयर वाज नो प्राइवेट बॉडी इन्वॉल्व। और उसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट की तरफ से जब वो वकील अपॉइंट होते हैं, तो उसमें बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। करेक्ट। सो वकीलों ने वो नहीं करना, उसको पेशा नहीं बनाना चाहिए कि भाई आप पीआईएल करो और फिर उसको इतने वकीलों को क्योंकि उनका तो पेरोल पे रहता है, उनका तो पिटीशन एक का रिप्लाई, एक बार अपीयर होना, वो सब बिल्स बनते रहते हैं। सो इट PIL certainly have been, there have been a history that they at times they had been used wrong way, but it's a very good tool and it's a वही कोर्ट को समझने की जरूरत है। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ कि मैंने कभी 1-to-1 कोई किसी जज के साथ इंटरेक्ट किया होगा, बट अगर कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जजेस ने भी, आफ्टर ऑल दे आर आल्सो ह्यूमन बीइंग फ्रॉम द सोसाइटी ओनली, दे आर नाउ सिटिंग ऑन अ चेयर व्हिच इज वेरी रिस्पॉन्सिबल। तो कभी अगर उनको शक हो तो उन्होंने बुला के बात कर लेनी चाहिए। ओके, आई मीन देयर कैन ऑलवेज, आई मीन वकील है, आप बुला के पूछ लो कि व्हाट इज योर कंसर्न। तो उसमें क्या होता है, कई चीजें ऐसी रहती है कि पिटिशनर जो बोलना चाहता है वो आपका वकील नहीं बोल पाता और कोई रीजन से वो कन्वे नहीं हो पाता, तो कभी गैप्स रह जाती है। तो देयर कैन बी अ पोजीशन देयर रॉन्ग मैसेजेस गो टू द कोर्ट कि भैया ये तो प्राइवेट लिटिगेशन है, ये तो कोई मिसलीड कर रहा है, या ये पैसे बनाने के लिए कर रहा है, या वकील लोगों ने इसको पुश किया है। सो दैट थिंग्स कैन बी क्लैरिफाइड, देयर कैन बी सम फॉर्म। अभी तक तो नहीं हुआ, इजाद हुआ है, पर ऐसा होना चाहिए ताकि ये सब जो इश्यूज है शॉर्ट हो जाए और वो डायरेक्टली जो पिटिशन का पर्पस है वो जल्दी रिजॉल्व हो। कम्युनिकेशन इज इम्पोर्टेंट। कम्युनिकेशन इज इम्पोर्टेंट। कम्युनिकेशन पे से एक ये करते हैं आप, सोसाइटी में सब इश्यूज आप रेस करते रहते हैं, लोगों से मिलते रहते हैं, आपके सोशल मीडिया पोस्ट पे भी हम लोग देखते रहते हैं कि ऐसे इश्यूज जो पब्लिक से रिलेटेड है, पब्लिक से कंसर्न करते हैं। ऐसा एक बड़ा एक इशू हमारे देश में है यूथेनेसिया का। तो ये आपको लगता है कि इसके ऊपर और डिबेट होनी चाहिए कि या इसमें अभी भी लोग हश ऐसा टैबू करके इस सब्जेक्ट को ये करते हैं, ट्रीट करते हैं? नहीं, मैं बता, पहले मैं आपका जो सोशल मीडिया वाला पार्ट है मैं उसको कवर करता हूँ जी। किसी भी व्यक्ति को, कोई भी एक्टिविस्ट को, या एक नॉर्मल किसी भी इंसान को, जब तक कि वो सामने वाले के शू में अपने आप को नहीं रख पाएगा, जब तक अगर उसकी जगह में आप बैठ के सोचोगे नहीं, तो आप फीलिंग्स में नहीं आ सकते। करेक्ट। अभी अब मैं इसी रूम में बैठा हूँ शांत से ठाट से, मेरे को क्या जरूरत है मेरी दिमाग लगाने का, कहीं गड्ढा है, या कहीं ये रोड क्यों हो रहा है, ये काम जल्दी क्यों नहीं हो रहा, मेरे को क्या फर्क पड़ता है, ड्राइवर है गाड़ी चला रहा है, मेरे को
बट एक आम आदमी, जब तक मैं उस पब्लिक इंटरेस्ट में तब आएगा जब तक मैं आम आदमी बन के नहीं सोचूंगा। करेक्ट। सो वो जब मैं सोचता हूं तभी मैं इस टाइप के इश्यूज को लिख सकता हूं या कंसर्न दिखा सकता हूं। बट यूथनेसिया का ऐसा है कि ये जब तक कि भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, पर वो जो एक फेज आता है किसी के घर में, तो उस समय में जब वो एक कोई उनके घर का पेशेंट है जो उस परिस्थिति में है, और आई मीन देयर हैव बीन रिकॉर्ड्स की एक आम आदमी अगर उसके घर में ऐसा कोई एक कंडीशन ऐसी किसी पेशेंट ऐसा क्रिएट होता है जिसके अंदर लॉन्ग टर्म उसको मेडिकल रिक्वायरमेंट्स है, तो वो लिटरली पॉवर्टी लाइन के पास आ जाता है। करेक्ट है। बिकॉज इंश्योरेंस इज, अभी इंश्योरेंस का कैसा हो गया कि इंश्योरेंस के एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। तो इफ यू हैव एन इंश्योरेंस, तो वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर जितने भी है दे आर सो हैप्पी विद द इंश्योरेंस। अरे इंश्योरेंस है, आपके लिए अलग कैबिन, उनको अलग लेके जाते हैं, उनको अलग बैठाते हैं, बड़ा अच्छा ट्रीट करते हैं। बट अगर सपोज आपका टर्म 5 लाख का है, तो वो कोशिश करेगा कि आपका बिल 5.25 लाख का बन जाए। करेक्ट है, बिल्कुल सही। और फिर आपको राम राम कर देगा। अब उस बेचारे को, पेशेंट को ये नहीं मालूम कि उसको ये लगता है कि भाई मेरा चलो 5 लाख का मेरा ट्रीटमेंट हो गया, उसको ये नहीं मालूम कि अब मैंने साल भर का मेरा कोटा पूरा हो गया, अब मेरे को नेक्स्ट ईयर ही सब्जेक्ट टू वो क्या और मेडिकल टेस्ट कराते हैं तो आपको मिलेगा नहीं मिलेगा। सो क्या हो गया कि जिस परिवार में एथोनेसिया, पहले तो बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है जी। सी आई मीन आई वुड से कि ये क्योंकि हम लोग उस फील्ड में है, कनेक्टेड है, आप तो मीडिया में है, तो यू नो दैट, पर एक आम आदमी को पता ही नहीं कि यूथनेसिया है क्या चीज। तो यूथनेसिया एक्चुअल में मैं थोड़ा सा इसमें क्लियर करता हूं कि देयर आर 2 पार्ट्स, एक एक्टिव है एक पैसिव है। एक्टिव का मतलब तो ऐसा हो गया कि यूथनेसिया के अंदर विलफुल डेथ, मेरे को नहीं रहना है। तो देयर आर फ्यू कंट्रीज, यूरोप में भी है कुछ कंट्रीज हैं, बेल्जियम इज वन ऑफ देम, जिसके अंदर में आपको अगर इफ यू डोंट वांट टू लिव यू कैन गो टू अ हॉस्पिटल, तो उसको बोलो कि भैया मेरे को रहना नहीं है, उसने लिख के दे दिया, उसका रिकॉर्ड होता है स्टेटमेंट, और उसको लिथल इंजेक्शन देके सुला देते हैं जी। देयर हैव बीन केसेस वेयर इन यूरोप पीपल ट्रैवल्ड टू बेल्जियम फॉर दिस पर्पस ओनली। विद इन दैट EU यूनियन इट इज नॉट पॉसिबल कि इंडिया से कोई जाए और वहां जाके बोले कि भाई मेरे को मरना है। सो बट इट इज देयर। सो एक राइट टू लिव तो है, तो राइट टू डाई भी एक ऐसा एक टर्म है। अब उसके अंदर बहुत डिबेट है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी जज भी नहीं चाहेगा कि मैं इसमें कोई ऑर्डर पास करूं। तो 2-3 हमारे यहाँ पे, मैं लीगल बैकग्राउंड से नहीं हूं, मैं एडवोकेट नहीं हूं। सो बहुत सारे लोग, मैंने PIL किया तो लोग मुझे एडवोकेट समझते हैं, मैं एडवोकेट नहीं हूं। सो पर मैं पढ़ता हूं तो मैंने जो 2-3 केसेस हैं जिसके अंदर मैं ऐसे एक अरुणा शहनबाग का था जो एक नर्स के साथ में हुआ था, और अभी रिसेंटली उस केस में भी ऐसा हुआ था कि शी सफर्ड अ लॉट, आई मीन कई साल रहने, कई डिकेड्स के बाद सफर होने के बाद शी पास्ड अवे। उसने भी कई बार, जितने बार भी कोर्ट पे अप्रोच हुआ तो किसी कोर्ट ने कुछ नहीं किया, तो 2015 इफ आई एम नॉट रॉन्ग शी डाइड। 2018 में किसी कॉमन कॉज करके एक पिटिशनर ने सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन डाली थी कि भाई ये इस केस में आप क्या कर रहे हो, इसमें कुछ करो। तो उन्होंने एक प्रोविजन लेके आया। अब उन्होंने एक लिविंग विल का लेके आया है ना। अब लिविंग विल ना, मैं आपको बताता हूं, मैंने 2023 से मैंने अपनी लिविंग विल बना के रखी है। आई हैव नॉट रजिस्टर्ड येट, ओके। बिकॉज जब मैंने उसको बना के मैं उसको फेसबुक पे भी शेयर करना चाहता था, बट देन आई विड्रॉ, क्योंकि कई लोगों के बड़े अजीब से कमेंट आते हैं, यू डोंट हैव टाइम टू रिप्लाई एवरीवन, तो मैंने बोला उसको रहने दो। बट मैंने मेरी विल मेरे मोबाइल में रेडी है, मेरा सॉफ्ट कॉपी रेडी है, एंड आई एम गोइंग टू, क्योंकि जब ये सब्जेक्ट की हम लोगों ने बात की थी तो मैंने उसमें जब और रिसर्च किया तो मैंने उसमें पता लगा कि 2023 में कोर्ट ने फिर से वो मॉडिफाई किया है। तो नाउ लिविंग विल कैन बी नोटराइज, यू डोंट हैव टू गो टू अ कोर्ट बिफोर अ GMFC टू गेट इट रजिस्टर्ड। तो अब आप नोटरी भी कर सकते हैं, तो ये थोड़ा सा काम इजी हो गया। फिर हमारे यहाँ पे पैसिव यूथनेसिया इन्होंने अलाउ किया हुआ है, एक्टिव नहीं है जी। तो पैसिव के अंदर में इशू ऐसा है कि पैसिव के अंदर में भी डिटरमिन कौन करेगा कि भाई इसकी मशीन बंद करना है या इसकी दवा बंद करना है। सो मैं भी आपको नाम नहीं ले सकता, मैं 5-7 दिन पहले पुरानी बात है कि मुझे किसी एक इंस्टीट्यूशन के बड़े एडमिनिस्ट्रेटर का फोन आया कि उनके रिलेटिव कोई एक बड़े कॉर्पोरेट नागपुर में हॉस्पिटल है, वहां पे ब्रेन से उनकी इंजरी हुई, वो वॉशरूम में गिर गए और वो 7 दिन से वेंटिलेटर पे हैं, एंड नाउ ही हैज स्टार्टेड टर्निंग ब्लू, ओके। बट ये उसको छोड़ नहीं रहे, बिकॉज उनकी जो मिसेज है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में है, जॉब करती है, तो उनको रिएम्बर्समेंट मिलता है, तो दे वर I mean obviously happy to keep him prolonged so that the bill goes into lakhs of rupees। तो जहां तो सरकार, देखिए मेरा ऐसा बोलना है कि अगर आप एक्टिव तो डायरेक्टली नहीं कर सकते, चलो मान लिया, पर
पैसिव को थोड़ा सा हम कैसे रिलैक्स कर सकते हैं। बिकॉज अगर सरकार बोलती है या कोर्ट बोलती है कि नहीं भाई हम कैसे अलाउ कर दें इनको कि भैया मशीन बंद कर दो, तो फिर आप उसका खर्चा उठाओ जी। भाई, सरकार करो ना भाई, आप अपने हॉस्पिटल में सुविधा रखो, वो एडमिट कर लो, उसको रखो वहां पे, रखो 6 महीने, साल भर, 2 साल, 5 साल, जितने साल रखना है आप करो। क्योंकि ये केस सेम चीज अभी एक रिसेंट जो केस चल रहा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो लड़के का नाम है हरीश राणा। उसका हरियाणा साइड में एक एक्सीडेंट हुआ था, 4th फ्लोर से गिरा और ब्रेन में इंजरी आई। आई वुड से अनफॉर्चुनेटली बच गया। व्हाई अनफॉर्चुनेटली? बिकॉज ही इज इन अ वेजिटेबल स्टेट नाउ। उसको सब फीडिंग हो रही है, दवाई दी जा रहा है, वो उसका ब्रेन काम नहीं कर रहा है, अनरिस्पॉन्सिव है, और उसके पेरेंट्स उसको आज तक पालते आ रहे हैं। 2 बार सुप्रीम कोर्ट में चले गए हैं, कोर्ट ने उसको, अब वो बोल रहे हैं कि भाई इसको हम, क्योंकि हम उसको मेडिकेशंस दे रहे हैं, फीडिंग, तो ही इज देयर, ही इज ऑन द बेड, बट नॉन रिस्पॉन्सिव, तो ही इज एज गुड एज नॉट। अभी वो कोई उसपे कॉन्ट्रा बातचीत नहीं होती है। तो 2 बार वो उसका परिवार कोर्ट चले गया है, कोर्ट ने अभी तक उस पर डिसीजन नहीं दिया है। कोर्ट इज वेरी, आई मीन लाइक, वो उनको दवा कैसे बंद करना, उसको जो प्रोटीन्स या जो उसको जो भी उसको जो फूड दिया जा रहा है, वो उसको बंद करने की परमिशन मांग रहा है पेरेंट उसके, कि भैया आप कब तक इसको रखेंगे हम, आई मीन इतने साल से उसको उन्होंने बेड पे रखा है। सो टफ। एनी जज, इफ यू आर जज और आई एम जज, और मुझे बोला जाए कि भैया आप बंद करने की परमिशन दो, तो मैं नहीं दूंगा, है ना। तो इन्होंने क्या किया था कि दे हैव मेड मेडिकल बॉडीज है, टर्मिनोलॉजी है। तो इस भी जब ये अभी नागपुर के केस के अंदर भी मैंने उनको, जो एडमिनिस्ट्रेटर थे, उनको ये बताया कि आप उनको बोलो कि सर हमारे यहाँ पैसिव एथोनेसिया परमिटेड है, एंड इफ यू हैव अ बॉडी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के हिसाब से उनको एक बॉडी रखनी पड़ती है जिसके अंदर में मेडिकल टर्म के, पहले वो 20 साल था, अब उसको 5 साल किया है उन्होंने, कि इतना एक्सपीरियंस डॉक्टर होना चाहिए, और एक 3-4 लोग रहते हैं, वो साइन करते हैं कि भैया ठीक है मशीन बंद कर दो, तो दे डू इट। अब इसमें एज अ कॉमन मैन जो मुझे लगता है कि प्रॉब्लम कहाँ आती होगी, सपोज अगर हम 2 डॉक्टर हैं और किसी पर्सन के लिए कोई परिवार आ गया, बोले कि भैया आप बोलो बंद कर दो, तो हमको भी थोड़ा लगता है यार कहाँ मैं साइन करूंगा, लिखूंगा, कैसा लगेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब चीजें ना एक वोटिंग टाइप कहीं होना चाहिए, अनडिस्क्लोज, कि भैया हम 5 जने वोट कर रहे हैं जो बॉडी के हैं, बट मैंने क्या लिखा वो लिखा ना हो, तो मैं येस और नो लिख के कहीं बॉक्स में डाल दूं, सो दैट कभी ये समझ में आए कि मैंने येस किया था, नो किया। सीक्रेट वोट। तो ये एक कंडीशन हो गया। सेम कंडीशन कुड बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ जज, क्योंकि जज भी को लगता है कि मैं अगर कोई रूल करता हूं तो 2 साइड से देखने वाले लोग रहते हैं, कई रहते हैं कि भैया ये आपने क्या किया, आपने कैसे अधिकार दे दिया, बट जो आदमी सफर कर रहा है, जिसका परिवार सफर कर रहा है, उसके एंड से अगर सोचते हम, तो वो बहुत बहुत डिफिकल्ट है। तो इवन जजेस में अभी क्या होता है कि अब जो पिटीशन जाती है कोर्ट के सामने, तो 2 बेंच, 3 बेंच, 4, 5 जो भी बेंच रहेगा, तो विद इन देम देयर कुड बी पॉसिबल, बट देयर इज अ कॉलेजियम को छोड़ दीजिए, अगर सपोज जजेस की बॉडी है, वो आपस में बैठ के खुद एक मीटिंग करके दे टेक अ कॉल, टेक अ सीक्रेट वोट एंड डिसाइड व्हाट शुड डू। तो इसके अंदर ये नहीं आएगा कि किसने क्या बोला, किसने क्या दिया, डोंट डिस्क्लोज दैट ऑन अ मेजॉरिटी, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट के आप एलीट, नीचे पूरे देश भर से गए हुए आप इंटेलेक्चुअल लोग हैं, आप अपने फील्ड के माहिर लोग हैं, तो आप उस चीज को आगे करना चाहिए। और अच्छा तो ये हो कि पार्लियामेंट कोई लॉ बना दे। अनफॉर्चुनेटली इसके अंदर में अभी तक के इथुनिसिया के ऊपर में हमारे कोई लॉ नहीं है, कोई डिफाइंड लॉ नहीं है। अगेन अ टफ पोजीशन फॉर द पार्लियामेंट हु विल मेक द लॉ, क्योंकि इट्स अ केस टू केस बेसिस में डिफर होगा, वेरी टफ। तो जो मेडिकल बोर्ड का जो टर्मिनोलॉजी है दैट इज वेरी सेंसिबल, बट अगर उसमें सीक्रेट वोट रहेगा तो शायद वो काम इजी हो जाएगा। और अब वो जो टारगेट्स वाली बात आती है वो हम बोल नहीं सकते बहुत, क्योंकि प्रूफ नहीं है, बट देयर आर, वी नो दैट टारगेट्स आर गिवन टू डॉक्टर्स कि भाई आपको इतना काम करना है, इतने पेशेंट बनाना है, इतना ये करना है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, सारी इंडस्ट्री बन गई है। तो अब वो जब इंडस्ट्री हो गई है, सुविधा है, अनफॉर्चुनेटली सरकार के पास नहीं है, तो आपके पास कोई चॉइस नहीं, हम तो जाएंगे ही प्राइवेट में। अब फिर वहां जाओगे तो फिर आपको ये सब सारी चीजें झेलनी पड़ती है। तो ये बड़ा सेंसिटिव इशू है इथोनेशिया का, बट मुझे ऐसा लगता है कि पार्लियामेंट इज द बेटर पोजिशन वेयर दे कैन मेक अ लॉ। I mean, they can collect data from, हम बाकी सब करने के लिए तो दुनिया का डाटा, फूड एक्ट लेके आया, पूरा दुनिया का डाटा कलेक्ट किया, फायर एक्ट लेके हमने दुनिया का डाटा कलेक्ट किया, हम इसमें क्यों नहीं कर सकते? आई मीन वी हैव अ पॉपुलेशन, जिस कंट्रीज में अगर पैसिव इथोनेसिया है तो उनकी कंट्रीज के अंदर में उनका मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है। ओके, सो दे कैन सपोर्ट। सरकार बोलती है भैया ठीक है आपसे नहीं होता, आप छोड़ दो, हम देख लेंगे, ठीक है ना, पर हमारे यहाँ तो नहीं है जी। वो आदमी क्या करेगा, क्या क्या बेचेगा, कहाँ जाएगा उसको बचाने के लिए, और वो कंडीशन में नहीं है। सो मेरा सजेशन है कि लिविंग विल इज अ गुड प्रोविजन, जिसके अंदर में आप बता सकते हो, लोग उसमें पढ़ ले, अपने वकील से सलाह करें। और मैं तो करूंगा ही, मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग, और मेरे साथ में मेरे घर में मेरी सिस्टर रेडी है, पूनम ने बोला मैं भी करूंगी। तो
सबको हम फोर्स नहीं कर सकते हैं, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, बट ग्रेजुअली जो जो इसको समझ सकता है अपने अपने वकील से डिस्कस करके इसको करना चाहिए, और अगर वो होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि भी सफरिंग कम होगी। लॉजिक में ये विल की आपने बात की, लिविंग विल की बात, तो ये विल का जो टॉपिक है वो भी आज तक हमारे कंट्री में ऐसा इस तरह माना जाता है कि क्यों, क्या जरूरत है विल बनाने की। लोगों को ऐसा लगता है कि वो हजारों साल जिएंगे करके, इसलिए बहुत से लोग विल नहीं बनाते, और जो कि उनके बाद में जो उनके जो बच्चे रहते हैं उनको प्रॉब्लम जाता है बाकी चीज़ों में। तो इसके बारे में आपको लगता है कि और अवेयरनेस होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, मैं तो कह ही रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है कि कोई भी बच्चा, आई मीन पेरेंट तो अपने पेरेंट को कोई भी खोना नहीं चाहेगा, वो आखिर दम तक कोशिश करता है, बट वो कितना रिस्पॉन्सिव है। सपोज अपन ही इज हेल्दी, बात कर रहा है, तो देन यू आर इंटरेक्टिंग ना, बट इफ इट इज अ वेजिटेबल स्टेट, हाँ ऐसी स्टेज है कैंसर का, कोई ऐसा स्टेज है जिसके अंदर हमको पता है कि भैया वी कैन ओनली स्ट्रेच नंबर ऑफ डेज, आई मीन वी कैन जस्ट डिले द डेथ बाय 10-15 days और कपल ऑफ वीक्स, सो इट इज मोर ऑफ अ सफरिंग। तो लिविंग विल के अंदर में प्रोविजन है कि यू गिव द पावर टू द डॉक्टर्स कि आप मुझे वो मेडिसिन दो जिससे भले मेरी किडनी खराब हो, मेरा कुछ भी खराब हो, मेरे को पेन ना हो। सो इफ द डे आई एम लिविंग अलाइव, आई शुड बी हैव आई मीन जिसको मैं सहन कर सकूं। करेक्ट। मेरे को आपने इतनी पेन दे के रखी है, मेरे को पेन ना हो इसलिए मुझे सेडेटिव दे के मेरे को बेहोश करके रखा है, तो मैं जिंदा हूं या वो तो वैसे ही मरा हूं यार। Correct. मैं करके आ रहा हूं, सिर्फ बेड में पड़ा हूं और बिल बना रहा हूं। तो उसके अंदर ये सब प्रोविजंस है, अपन इसको अलग से कभी कवर करेंगे क्योंकि इट्स अ लेंथी प्रोसेस। Correct. लिविंग विल सभी ने करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है, समझ के जी। समझ के, ऐसा नहीं कि मैंने बोला या कि आप बोल रहे हैं तो या किसी ने बोला कि भाई कर लो तो करना चाहिए। समझिए आप सब हमें आप सक्षम है समझने के लिए, अपने वकील से सलाह कीजिए, और दे शुड डू दिस। और उसमें कोई नोटरी वाला प्रोविजन है, कोई ऐसा कोर्ट में जाके अगर रजिस्टर नहीं करना है, सो अगर नोटरी का प्रोविजन है तो बहुत अच्छा है। मुझे ऐसा लगता है कि इसका फायदा आपके परिवार को होगा, जरूरत ना पड़े, भगवान ना करे ऐसा रहे। मुझे तो लगता है कि भी मेरे को पीसफुल डेथ होनी चाहिए, मैं बैठा और गिर जाऊं तो बहुत अच्छा है, वो बेड पे पड़े रहने वाली सिचुएशन ना है। पर अगर कभी आती है जो मेरे हाथ में नहीं है, कहीं एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, तो कम से कम वो परिवार को ये सफर ना होना पड़े, ऐसा मुझे लगता है। ये यूथेनेसिया जो सब्जेक्ट है जिसके लिए आप कह रहे हैं कि पार्लियामेंट ने इस पे पहल करनी चाहिए, ऐसा और एक सब्जेक्ट है जो कि एक बड़ा कठिन सब्जेक्ट है यहाँ, वो है आरक्षण, रिजर्वेशन। तो आपको लगता है कि अभी भी पॉलिटिकल विल है नहीं कि रिजर्वेशन इस सब्जेक्ट को टच करे करके? अभी भी वो वोट बेस का ही नो सी राहुल, ऐसा है कि ये सब्जेक्ट को ना कोई हाथ नहीं लगा पाएगा, ठीक है, बिकॉज अल्टीमेटली पॉलिटिक्स इज एवरीथिंग। बिकॉज डेमोक्रेसी है तो आपको वोटिंग है, और वोटिंग है तो आपको पॉलिटिक्स है। सो दीज आर इन लाइन, नथिंग कैन चेंज। तो उसको तो छेड़ो ही मत, जो जहां है वहां रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेट इट कंटिन्यू, इट इज बिन देयर। और वो इतनी जल्दी कोई करेगा नहीं, या तो कोर्ट कर सकता है, ठीक है। अब वो कोर्ट भी कौन करेगा, अगेन द प्रॉब्लम इज स्टार्ट कि हु विल बिल द कैट। तो उस कंडीशन के अंदर वो भी कुछ नहीं कर सकते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको वहां रहने दीजिए। पर ऐसी बहुत सारे ओपन कैटेगरी के भी परिवार हैं जो जिनको सपोर्ट की जरूरत है, जो पिछले हमारे आजादी के 75 साल के बाद में भी आज भी वो इस कंडीशन में नहीं आए हैं, दे आर स्टिल वर्किंग वेरी हार्ड। तो उनका क्या कसूर है भाई? तो हम जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास की जो बात करते हैं, अदर बैकवर्ड के अंदर तो क्या होता है, पूरी कम्युनिटी आ जाती है। सो दैट इज नॉट उसके अंदर, ठीक है, हमने वो क्रीमी लेयर रखा है, उसको फिर कोई इवेल्युएट करेगा, वो पॉसिबल। या तो आप वो क्रीमी लेयर का ऑप्शन डाल के सबको ओपन कर दो, सो दैट एवरीबडी इज इन द कैटेगरी, सो झंझट खत्म हो गया, सबको अपने ओबीसी कर दो। क्योंकि अगर आपने क्रीमी लेयर रखा है तो फिर देन रिजर्वेशन की उसको जरूरत है, क्योंकि वो उसके नीचे है, तो उसको उतना सपोर्ट मिलना चाहिए। तो आप निकाल तो सकते नहीं, ऐड तो कर ही सकते हो, ठीक है। अब ऐड करने के अंदर में प्रॉब्लम कहां आता है कि अगेन सुप्रीम कोर्ट ने कभी कोई गाइडलाइन दिया कि इतने % के ऊपर रिजर्वेशन नहीं चाहिए, दे शुड रिमेन ओपन। तो ये कैसा होगी कि कोर्ट एंड पार्लियामेंट दे नीड टू सिट टुगेदर कि हाउ विल थिंग्स इंप्रूव। अदरवाइज वो जो ओपन कैटेगरी का उसको किस बात की सजा मिल रही है भाई? उसको सपोर्ट की जरूरत है, उसको भी लगता है कि मेरे बच्चे को नौकरी मिलनी चाहिए, है ना। और इट्स टफ। अच्छा, ये नहीं है कि रिजर्वेशन में भी अब टफ नहीं है, उस सेक्टर के अंदर में भी अभी पोजीशन ये आ गई कि वो भी 90% और 95% पे क्लोज हो रहा है। ऐसा नहीं कि 60% वाले को जॉब मिल रहा है, ऐसा भी नहीं है, वहां भी कंपटीशन आ गया है। बट मुझे ऐसा लगता है कि रिजर्वेशन कीपिंग असाइड, इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास का कोई प्रोविजन को लेजिटिमेटली ला के कोर्ट से मिलके, क्योंकि क्या होता है, आपने पार्लियामेंट बनाया, आपने कुछ लॉ बनाया, फिर वो एक पिटीशन हो गई, फिर उसको ऑब्जेक्ट कर दिया, देन द लिटिगेशन गोज ऑन, विल नॉट वर्क। ओके, इट हैज टू बी हैंड टू हैंड। जो आपका लॉ बोर्ड है, लॉ बोर्ड से कंसल्ट करके, जजेस से कंसल्ट करके, एक्स जो हमारे CGIs रहे उनसे कंसल्ट करके कोई ऐसा फॉर्मूला निकाला जाए जो विच इज गुड फॉर कंट्री। क्योंकि आई मीन जिसको जरूरत है
मैं बोलना नहीं चाहता, कल भी मेरे पास एक परिवार का एक भाई आया था जिसको उसके वो अपने बच्चे की जॉब के लिए बात कर रहा था जी। मैंने बोला भाई मैं कुछ नहीं हूं बट आई विल ट्राई टू कम्युनिकेट योर रिक्वेस्ट आई मीन आई कांट प्रॉमिस आई एम नोबडी बट आई विल ट्राई। तो लोग कंसर्न है, अब वो नहीं मिलती जॉब, प्राइवेट सेक्टर बहुत कॉम्पिटिटिव है, एआई इज ऑल्सो डूइंग इट्स जॉब। सो अब वो कैसा हो गया कि चेंज समय के साथ में चेंज होना, कई हो जाते हैं कई नहीं हो पाते हैं। सो उसके लिए दिस सब्जेक्ट इज अगेन आई मीन वी टू कांट डिसाइड, वी कांट से एनीथिंग, वी कैन ओनली रेज कंसर्न्स। पार्लियामेंट आई मीन वी हैव अ स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट इज देयर, लॉ हमारा उतना ही स्ट्रांग है, यानी हमारे सब पिलर स्ट्रांग है, मीडिया सपोर्ट करती है। लॉजिकल रहेगा तो मुझे नहीं लगता कि कोई 4 पिलर में कोई भी इसको ऑब्जेक्ट करेगा कि आपने ये क्यों किया। सो इफ इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, इट इज इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, एंड अगर हम उसको प्रॉपरली पेश करेंगे, मिलके करेंगे, नॉट दैट कि भाई एक पिलर बोले कि भैया मैं करूंगा तुम 3 बातें मत करो, तो फिर वो 3 एक तो इसमें ऑब्जेक्शन निकालेगा। सब मिलके करो यार, लेट अस सिट टुगेदर ना। हाँ ठीक है, अभी पार्लियामेंट इज दी सुप्रीम बिकॉज सारे इलेक्टेड, सारे देश भर के लोग वहां गए हुए, और उस समय मुझे ऐसा लगता है कि कुछ कुछ कंसर्न्स ऐसे रहते हैं जिसके अंदर में पॉलिटिकल पार्टीज ने भी एक हो जाना चाहिए, क्योंकि जहां कंट्री की बात आती है, आई मीन योर पॉलिसीज, योर आई मीन लाइक चॉइस ऑफ डूइंग रन कंट्री कैन बी डिफर, है ना, आपके प्रोविजंस अलग हो सकते हैं, बट जहां पे देश की बात आ गई वहां पे सबने एक हो जाना चाहिए, मिलकर डिस्कस करना चाहिए। ये नहीं कि ऑब्जेक्ट करते जाओ बात को लेके, अभी कोई गलत है तो उसको बताओ ना, इसके अंदर ये होना चाहिए, उसको डिस्कस करो, डिबेट करो एंड कम टू एन कंक्लूजन फॉर सो दैट एवरीबडी गेट्स द आई मीन आई वुड नॉट से इक्वल अपॉर्चुनिटी बट एटलीस्ट सम अपॉर्चुनिटी। अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो वो कहीं है ही नहीं ना, उसको तो आई मीन वो रेस में ही नहीं है, अभी उसकी कंडीशन ये है, तो कम से कम उसको इतना एलिजिबल बना दो किसी तरह से कि कम से कम वो भी उस रेस में खड़ा हो सके। देन ऑफ कोर्स द कैलिबर स्टैंड्स, आई मीन दैट कैलिबर शुड कंटिन्यू। और मुझे अच्छा है कि अभी तो रिजर्वेशन में भी मैं वही आपको बोलता हूँ कि अच्छे लोग उसमें भी आ रहे हैं, तो बहुत अच्छी चीज है, वो उसको ना डिस्टर्ब किया जाए क्योंकि इट विल नॉट हैपन, एंड दिस इज वाउ माय सजेशन। पॉलिटिकल कंसेंसस यूजुअली आपने जो कहा इस चीज पे होना चाहिए, पॉलिटिकल कंसेंसस हमारे यहाँ पे एक चीज पे होता है, वो है फ्रीबीज। पॉलिटिकल जब इलेक्शंस में जो कैंपेनिंग के वक्त प्रोमिसेस होते हैं, हर पार्टी एक से चढ़कर सॉफ्ट देती है, रेवड़ी कल्चर जो हमारे पीएम ने कहा था, वो कितना भी सोचे तो भी बंद नहीं हो रहा। आपको लगता है ये एक डेमोक्रेसी के लिए ठीक है? नहीं, अच्छा नहीं है। द वे थिंग्स आर मूविंग ये थोड़ा चिंताजनक है, बिकॉज अल्टीमेटली देखिए क्या होता है कि इसको बंद कौन करेगा, ठीक है। अगेन दिस कैन ओनली बी डन बाय कोर्ट, ओनली बाय डन बाय सुप्रीम कोर्ट, अदरवाइज कौन पॉलिटिकल पार्टी करेगा? वो जिस दिन उसने किया वो तो उसी दिन नेक्स्ट इलेक्शन में वो बाहर हो गया जी। तो ये अब प्रॉब्लम क्या हो गया ना कि ये रेस लग गई है। सो एवरीबडी वांट्स, कहीं आई मीन इसके ऊपर बहुत डेटा नहीं है मेरे पास, बट टू व्हाटएवर आई नॉलेज आई हैव, इट स्टार्टेड समवेयर फ्रॉम साउथ के, वो भाई पहले मोटरसाइकिल और लैपटॉप्स और ये बांटते थे, बढ़ते बढ़ते फिर एक सरकार दिल्ली में बैठ गई जो बहुत ज्यादा इसके अगेंस्ट बोलती थी, फिर उन्होंने वही चालू कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी फ्री, पानी फ्री, फिर वो बढ़ते बढ़ते दूसरी पार्टियों ने करना चालू कर दिया। अब हम देख रहे हैं कि सभी पार्टी इसी लाइन में आ गए, और अब वो प्रॉब्लम ये हो गया कि अब उसमें रेस लग गई है कि कौन कितना देगा। सो ये टैक्स पेयर्स का पैसा है, जनता का पैसा है, और उसके अंदर में आप पहले घोषित कर रहे हो तो मेरा ऐसा मानना है कि वो आप रिश्वत दे रहे हो। आप पहले अभी आप चुन के आ गए, उसके बाद में आपने कोई पॉलिसी लाके कोई चेंज किया, कोई एक सेक्टर के लिए किया, वहां तक समझ में आता है, बिकॉज यू आर इलेक्टेड, यू हैव द अथॉरिटी टू डू दैट। बट बिफोर गोइंग टू इलेक्शन इफ कि मैं ये करूंगा, तो फिर आई मीन मुझे तो ये रिश्वत जैसा लगता है ऑनेस्टली स्पीकिंग। इट्स अ फ्रीबीज का ब्राइबरी, एंड दिस इज नॉट दैट वी रिसेंटली स्टार्टेड। VTA बना था 2010 में, एंड ये अक्टूबर 2010 की बात है। एयर इंडिया उस वक्त सरकार के पास भी था, पब्लिक सेक्टर था। इन्होंने एक पॉलिसी निकाली थी कि उनका जो CMD, एक्स CMDs, उनके जो स्टाफ है, डायरेक्टर्स है, उनको इतनी फ्री टिकट देंगे, इतना इंटरनेशनल फ्री देंगे उनको, ये पॉलिसी बन गई थी। VTA हैड ऑब्जेक्टेड देन दैट दिस कैन नॉट बी डन। आई मीन पब्लिक का पैसा है, आप कौन हो? आप कैसे? हमारा ऐसा मानना है कि VTA मानता है कि जो देश का धन है या देश जो है वो हम सब टैक्स पेयर्स का, सब ओनर है, हम उसके मालक हैं। तो आप जो भी करते हो, आप वहां बैठे हो, इसका मतलब ये थोड़ी कि आप अपने लिए कुछ भी डिसाइड करोगे। तो हमने उसको उस समय भी ऑब्जेक्ट किया। तो इट इज नॉट दैट दिस इज दैट वी आर ऑब्जेक्टिंग राइट नाउ। अब वो फ्रीबीज से हमको ऐसा मालूम है, क्योंकि हम लोग बिजनेस में है, तो हमारे को अभी इतना ज्यादा प्रॉब्लम है स्टाफ का
कि ना होटल में हमको स्टाफ मिल रहा है, ना हमारे कंस्ट्रक्शन साइट में स्टाफ मिल रहा है। सेम कंडीशन इंडस्ट्रीज की है। जी। पहले बाहर स्टेट से लोग आ जाते थे, अब वो भी नहीं आ रहे हैं। सो आई मीन there are machines which can do the job, but then that competition that throws you out of the competition. कुछ हमारे होटल इंडस्ट्री में वो स्टाफ ही कर सकता है, वो मशीन कर ही नहीं सकती। So things are turning bad. So I mean at some stage मुझे ऐसा लगता है कि मेरा पर्सनल सोच है कि शायद कोई पॉलिटिकल पार्टी में शायद ये ताकत नहीं होगी बोलने की, या वो कर नहीं सकती है क्योंकि फॉर ऑब्वियस रीजंस, बिकॉज वो बाहर हो जाएगा, सभी को रहना है। और इस कंडीशन के अंदर में कोर्ट जो है हमारा सुप्रीम कोर्ट है, यही एक ऐसा है जो जिसके मैं ऑलरेडी, मुझे पता है कि पिटिशंस है। हमको हमारे भी बीटीए की मीटिंग के अंदर कई बार ये उठाता है कि हम पिटिशन क्यों नहीं डालते, तो हमको उनको बोलना पड़ता है कि भैया देयर इज ऑलरेडी अ पिटिशन बिफोर सुप्रीम कोर्ट एंड यू कांट फाइल सिमिलर पिटिशन अगेन बिकॉज यू हैव टू गिव एन एफिडेविट। में आपको देना पड़ता है कि मैंने स्टडी कर लिया कि इसमें किसी कोर्ट में ये पिटिशन नहीं चल रही, इसलिए मैं फाइल कर रहा हूँ। ओके, सो व्हेन यू आर अवेयर यू कांट डू दैट, बट वी हैव बीन राइटिंग टू द गवर्नमेंट दैट इंक्लूडिंग सीजीआई दैट something has to be done on this point, because otherwise the taxpayers money अगर इसी में चले जाएगा और हम अगर अपनी जनता को lethargic बना देंगे, then who will work? करेक्ट। एंड टाइम विल कम, जब हम इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो इकोनॉमी को सपोर्ट तो है ही है, आप बहुत अच्छी ग्रोथ है, हमारे फिगर्स हमारे इस फेवर में है, इंटरनेशनली वी आर ग्रोइंग एवरीवेयर, आई मीन लाइक इसमें कोई शक ही नहीं है कि वी आर डूइंग गुड, बट इसको सपोर्ट वर्कर्स का है, मैन पावर का है, उसके बगैर ये नहीं चलेगा। एंड एट सम स्टेज अगर वो रिवर्स साइकिल में आ गया, देन gradually everything will start to come down. So that is where the concern is, and I believe so as a हमारे विदर्भ टैक्स पेयर एसोसिएशन के अंदर में भी हम लोग बहुत बार ये हर 3 महीने में कोई ना कोई पॉइंट को लेके ये पॉइंट पे डिबेट होता है कि भैया फ्रीज बीज में क्या कर रहे हैं। सो वी राइट ऑलवेज, वी सेंड प्रेस रिलीजेस, पिटिशन हम कर नहीं सकते कि पिटिशन ऑलरेडी है, तो रिक्वेस्ट यही है सुप्रीम कोर्ट से या ऑनरेबल कोर्ट से, जजेस जहां भी है, तो इस चीज के ऊपर मैं कंसर्न लेके दे शुड पास एन ऑर्डर विच विल आई मीन इन द लॉन्गर रन विल सेव कंट्री ओनली, क्योंकि काम हम वैसा दे जिसमें वो उनको जॉब मिले, वो अच्छी चीज है, नॉट दैट कि घर में बैठा बैठा पैसा है या आना जाए। जी, इकोनॉमिस्ट ने भी ये रेड फ्लैग किया है कि दिस इज अफेक्टिंग प्रोडक्टिविटी। इट इज फॉर श्योर, आई मीन मैं किसी इकोनॉमिस्ट की मेरे को जरूरत नहीं, मैं तो अपनी कहानी बता रहा हूँ, आई मीन आई एम द सफरर। यस, सो बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ द होटल एसोसिएशन, दिस इज अगेन अ कॉमन टॉपिक वेयर मेंबर से कि भैया स्टाफ नहीं मिल रहा, क्या करें। आई मीन कीप ऑन गिविंग एड्स, नोबडी कम्स। यानी आज कैसा हो गया, मैं आपको बताता हूँ मजे की बात। सरकार ने ऑनलाइन सिस्टम कर दिया कि भैया आप ऑनलाइन स्टाफ के लिए कर लो। तो पहले ऐसा होता था कि हम प्रेस में देते थे, स्टाफ आता था, हम उनका इंटरव्यू लेते थे। अभी उल्टा हो गया, जब हम उसको ऑनलाइन करते हैं, अपना कॉन्टैक्ट नंबर देते हैं, तो जिसको जॉब चाहिए वो फोन करता है, कितने घंटे का जॉब रहेगा, वो हमारा इंटरव्यू ले रहा है। तो अभी अगर इफ दिस इज गोइंग ऑन, सो इट्स अ रिवर्स सर्कल। आई मीन फाइन, नो प्रॉब्लम, आई मीन एवरीबडी हैज अ लिबर्टी, वो उसकी चॉइस है ऑफ कोर्स, आई मीन, बट दैट इज नाउ हाउ इट शुड वर्क अल्टीमेटली। अगर मैं बोलता हूं कि जैसा हमारे होटल में हमारा एक थंब रूल रहता है कि अगर 100 कमरे का कमरा अगर होटल है, तो हम करीब 100 से 120 लोगों को एम्प्लॉयमेंट, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट देते हैं। ओके, अगर ये रेशो कम होता है तो मेरे सर्विसेज पे इफेक्ट करता है, मेरी हॉस्पिटैलिटी पे अगर इफेक्ट करता है, तो जो मेरा बाहर से गेस्ट आ रहा है उसको बुरा लगता है। दिस इंक्लूड्स फॉरेनर्स ऑल्सो हु आर, आई मीन I believe so, either tourist or investors. So if हम hospitality के अंदर में, if I am taking this example, it's not that this is the only industry. फार्म सेक्टर भी है, बहुत सारे सेक्टर्स हैं, तो उसके अंदर में that gives a bad picture to the, तो हमारा इस चीज के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। एंड कोर्ट्स कैन बी ओनली रिसोर्ट, आई बिलीव सो, क्योंकि पिटिशंस ऑलरेडी उनके पास में है, दे कैन टेक अ कॉल फ्रॉम दी पॉलिटिकल पार्टीज, देयर एफिडेविट शुड कैन मे गो टू देम, और दे कैन हैव अ मीटिंग, कुछ करके कंसेंसस लाके इसके ऊपर कुछ कंट्रोल आना बहुत जरूरी है, बिकॉज इट इज नॉट वर्किंग। आई मीन लाइक आई डोंट सी कि इट विल इन एनी वे हेल्प द कंट्री इन फ्यूचर। राइट। दिस इज आल्सो एन इशू ऑफ PIL। Oh yeah, PIL, but वो ऑलरेडी हुई है। I mean, I can't do that. The petition is already there in the Supreme Court. तो PIL की फिर से बात करते हैं कि आपने जब शुरू किया PILs करना, कि आपको समझा ये टूल है, बहुत पोटेंट टूल है लोगों को जस्टिस देने का, तो कोई रेजिस्टेंस पहली बार कोई ऐसा फेस किया था, कुछ याद है आपको? डायरेक्ट नहीं कहूंगा मैं, बट एक पिटिशन ऐसी हुई थी 2010 में, जिसकी वजह से मैंने कुछ कारणवश मुझे नागपुर चैम्बर से भी रिजाइन करना पड़ा, और फिर हम लोग VTA बना के हमने वो एक पिटिशन को आगे लेके गए। 2005 में महाराष्ट्र सरकार ने एक लॉ बनाया था। उस लॉ का नाम था महाराष्ट्र गवर्नमेंट सर्वेंट्स रेगुलेशन ऑफ
ट्रांसफर्स, तो ये एक पार्ट हो गया। एंड डिले इन डिस्चार्ज ऑफ ऑफिशियल ड्यूटीज एक्ट 2005, ओके। तो ये दो पार्ट में था। एक में था कि ट्रांसफर्स कैसे होने चाहिए, और एक में अगर सर्विसेज डिले होती है आम पब्लिक की, इसको कैसे कंट्रोल करेंगे। तो ये एक्ट 2005 में बना। हमारी जानकारी के हिसाब से ये एक्ट बनवाया था अन्ना हजारे जी ने उस पीरियड में, इसको फोर्स करके कि ये रहना चाहिए। तो ये एक्ट बन गया था। पर हमारे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं एडवोकेट राजेंद्र राठी जी। मुझे तो पता भी नहीं था ऑनेस्टली स्पीकिंग, उन्होंने मुझे बताया कि यार ये ऐसा एक्ट है, ये एक्ट तो है पर इसकी रूल्स नहीं है। अच्छा। तो ये कैसा हो गया कि सरकार ने एक पब्लिक की सपोर्ट में एक बंदूक बना दी, पर इसकी गोलियां नहीं है। ओके। तो बंदूक तो है, आप गोली नहीं चला सकते। तो मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग उस समय बहुत कोर्ट कचहरी समझती नहीं थी, मुझे समय लगा कि रूल्स का मतलब क्या होता है। फिर समझ में आया कि भैया चलो रूल्स है। तो उसमें भी हमने प्रैक्टिस ग्रेजुअली स्टार्ट करी। वी वेंट टू द सीएम देन कि भाई सर ये रूल्स नहीं है। अन्ना हजारे जी नागपुर आए थे उस समय, केजरीवाल जी का चल रहा था आंदोलन, तो उस वक्त अन्ना हजारे जी नागपुर, हम उनसे भी मिले, उनको बोला सर ये आपने एक्ट तो बना दिया पर इसमें रूल्स नहीं है। तो उन्होंने बोला मैं भी लिखूंगा सरकार को कि इसमें रूल्स बनने चाहिए। और 6 साल हो गए रूल नहीं बने। उस पीरियड में ऐसा हुआ था कि जब वो कोर्ट ने ऑर्डर 28 दिन के अंदर में कोर्ट ने ऑर्डर पास किया कि ये रूल्स विदाउट फर्दर डिले बनने चाहिए। 28 डेज के अंदर पिटीशन अलाउ हो गई। चलो वो तो हो गई। उसके बाद में हमने उसकी कॉपी, ऑर्डर की कॉपी सीएम ऑफिस, लॉ एंड जुडिशरी, जीएडी वगैरह सब जगह भेज दी, बट नथिंग हैपेंड। तो हमने उसके 3-4 हमने रजिस्टर्ड एडी उनको नोटिस भी भेजे कि भाई दिस इज डिलेइंग नहीं हो रहा। फिर हमने लास्ट उनको भेजा कि अगर नहीं होगा तो हमको कंटेम्प्ट फाइल करना पड़ेगा। तो फिर हमने, वो नहीं हुआ, फिर भी हमने कंटेम्प्ट फाइल किया। कंटेम्प्ट फाइल किया तो बॉम्बे हाईकोर्ट नागपुर बेंच में, तो वहां पे नोटिस इशू है, कंटेम्प्ट नोटिस इशू है सीएम, प्रिंसिपल सेक्रेटरी जीएडी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी लॉ एंड जुडिशरी। इससे होने से क्या हुआ कि एकदम से एक हलचल होगी बाजार में कि भाई ये इन सीएम के अगेंस्ट कंटेम्प्ट हो गया करके। ऑल्दो इट वाज नॉट कवर्ड इन मीडिया फॉर सम रीजंस, बट हमने उसको भी छोड़ दिया। हमने बोला छोड़ दो, लेट अस बिकॉज फोकस ऑन दी रूल्स कि ये होना चाहिए। उस वक्त में ऐसी कंडीशन आई थी कि भी मुझे पर्सनल कोई हार्म नहीं हुआ, मुझे कोई पर्सनल प्रेशर नहीं आया हुआ। एंड बट ये हुआ कि मेरा जो एडवोकेट था उसके ऊपर इतना प्रेशर आया कि भाई तुम ये पिटीशन नहीं करोगे। और ये पोजीशन ऐसी आ गई कि और कोई पोजीशन कोई लेने को भी तैयार नहीं था। ये कोई पिटीशन को इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करेगा। तो उस समय फिर उस पिटीशन को मैंने इन पर्सन अपीयर हुआ कोर्ट में। कोर्ट ने हमारे ऊपर आरोप भी लगाया कि भाई आपको 50,000 का दंड लगाया जाएगा, आपने ये अपने पब्लिक इंटरेस्ट के लिए नहीं किया है, ये आप अपने एडवर्टीजमेंट अपने पब्लिसिटी के लिए कर रहे हो। तो हमने कोर्ट को ये बोला कि भैया हमारे पास तो 50,000 नहीं है, आपको हमको जेल भेजना है तो जेल भेज दो। एंटायर हमारी पूरी बीटी की एग्जीक्यूटिव बॉडी जाके हाईकोर्ट में बैठ गई थी। मैं बोला सर, इन पर्सन में अपीयर हो रहा था, मैं बोला सर हमारे पास 50,000 भरने को नहीं है। मैं बोला पूरी एग्जीक्यूटिव बॉडी है, आपको लगता है तो आप जेल भेज दीजिए। हमारा आपको न्यूज बनाना है तो फिर हमने मन में सोचा अब आपको न्यूज बनाना है तो आप नेशनल न्यूज बना ही लीजिए, अब अच्छे से बना लीजिए। तो ऑब्वियसली फिर कोर्ट ने विड्रॉ किया। वो इन पर्सन मेरे को 1.5 साल लगे, पर 1.5 साल के बाद में वो कोर्ट ने ऑर्डर किया हमारे फेवर में। कोर्ट ने बोला कि भाई पहले तो आप सीएम के अगेंस्ट क्यों कंटेम्प्ट में। बोला सर हमको सीएम से कोई लेना देना नहीं, मैं इन पर्सन था। मुझे कोर्ट ने बोला कि आपको सीएम से क्या प्रॉब्लम है। मैं बोला सर हमको सीएम से क्या प्रॉब्लम है, हमको किसी भी रिस्पोंडेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम चाहते हैं कि भाई रूल्स बनने चाहिए। उसी पीरियड के अंदर में एलबीटी आया था। अच्छा। मैंने बोला सर एलबीटी में व्हेन देयर इज एनीथिंग अगेंस्ट द पब्लिक यू मेक एक्ट एंड इन 3 days द रूल्स कम एंड इट इज एनेक्टेड फ्रॉम अप्रैल। और मैं बोला हमारे टाइम में जब ये पब्लिक के फेवर का है तो मैं बोला इसमें पिछले 7 साल हो गए क्योंकि 5 साल तब थे और 2 साल और हो गए थे उस करते करते 2013 में जाके ऑर्डर हुआ। तो मैं बोला सर इसके अंदर तो मैं हमको पब्लिक को समय नहीं मिल रहा रूल बनाने का। तो कोर्ट ने बोला तो हम क्या बोले कि हम सीएम को फ्री कर सकते हैं। मैं बोला सर मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो उन्होंने ऑर्डर पास किया, सीएम को फ्री कर दिया कि एज पर पिटीशन सीएम रिस्पोंडेंट नंबर 1 इज ड्रॉप्ड। ओके। और उन्होंने फिर मैं कुछ बोलने लगा तो जज ने रोक दिया एंड देन ही स्टार्टेड गिविंग एन ऑर्डर कि भैया विद इन विंटर असेंबली के अंदर में रूल्स बन जाने चाहिए। ओके। वो रूल्स बने, बट अनफॉर्चुनेटली वो रूल इतने वीक बने कि अब वो कैसी होगी कि गोली तो बन गई पर वो सिर्फ आवाज करती थी, उसमें निकलता कुछ नहीं था। तो वो फेल हो गया प्रोजेक्ट, वो हम लोग नहीं कर पाए, अनसक्सेसफुल रहे उसके अंदर में। ऑल्दो एवरीथिंग वेंट गुड बट और उस समय में जो एक्चुअल में पृथ्वीराज चौहान जी सीएम थे, उनके अगेंस्ट में कंटेम्प्ट हुआ था। तो मैंने किसी फ्रेंड से उनका नंबर लेके उनको एक व्हाट्सएप मैसेज भी किया था विद अ सॉरी कि दिस वाज ओनली इन पब्लिक इंटरेस्ट, आई हैव नथिंग टू डू विद योर आई मीन एंड आई एम टेलिंग यू ही वाज द ओनली सीएम जिनसे पहली बार मिलकर ऐसा लगा था मुझे कि मैं महाराष्ट्र में कोई होप है, क्योंकि ही वाज सो गुड इन फर्स्ट इंटरेक्शन एंड आई मीन व्हाटएवर द रीजंस ही वाज नॉट सपोर्टेड विद इन, जो हमको समझ में आया बाद में, और ही कुडंट डू मच।
बट मैंने उनको अपॉलॉजी का मैसेज किया, उन्होंने शायद पढ़ा, मुझे उस समय वो ब्लू टिक का ऑप्शन नहीं था, तो ब्लू टिक आया, उसके बाद उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया। बट आई कन्वेड माई मैसेज कि दिस वाज नथिंग पर्सनल, आई वाज पब्लिक इंटरेस्ट। उसमें पर ये फायदा हुआ कि आप अगर अभी कोई सरकारी ऑफिस 29 डिपार्टमेंट्स में अब सिटीजन चार्टर लगते हैं, उसके अंदर में वो प्रोविजन मेंशन है कि कितने दिन में कौन सी सेवा होनी चाहिए। और जब देवेंद्र फडणवीस जी जब सीएम घोषित हुए थे तो मैंने जाके उनको भी बोला था, मैं बोला सर इसको आपने स्ट्रॉन्ग करना है। ही स्लाइडली मॉडिफाइड इन द वेरी फर्स्ट मीटिंग ही केम विद राइट टू सर्विस। उन्होंने इसको साइड में रख के राइट टू सर्विस लेके आया। एंड आई मीन, और मैं ये नहीं बोलूंगा कि बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट हो गया, बट थैंक्स टू राजेंद्र राठी जी, एडवोकेट राजेंद्र राठी जी, कि उनके बोलने पे ये आया और हम ये मुद्दा अच्छा उठा पाए। बट रेजिस्टेंस इतना ही था कि आई हैव टू अपीयर बिफोर द हाई कोर्ट इन पर्सन। एंड नितिन सामरे जी उस समय पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे जो, तो सामरे साहब ने मुझे बाहर निकल के बधाई दी, बोले आपने जो ऐसा ऑर्डर लिया है ये लेजिस्लेशन को हाई कोर्ट ऑर्डर नहीं दे सकता, बट क्योंकि आप आम आदमी हैं तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोर्ट ने ऐसा ऑर्डर दिया है। तो ऐसा बोले डायरेक्शन लेजिस्लेशन को कोर्ट नहीं करता है, बट बोले ये आपने कराया, ये बोले वैसा और कोई नहीं कर सकता। तो ही ऑल्सो कंग्रेचुलेटेड मी। एंड अब तो आप साहब बैठे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि जो PILs को, जो मेरा पहला पॉइंट था कि जेन्युइन पब्लिक इंटरेस्ट समझ के उसको फास्ट ट्रैक में लेके काम होना चाहिए पब्लिक के हित में, मुझे लगता है। एक सोशल मीडिया की आप बात कर रहे थे जब भी, सोशल मीडिया पे अगर कुछ लगता है, जिसको भी लगता है वो उसके ऊपर व्यक्त करता है, एक्सप्रेस करता है। तो अभी जो हम सोशल मीडिया की ताकत देख रहे हैं वेरियस कंट्रीज में, इंक्लूडिंग इंडिया, तो आपको लगता है कि सोशल चेंज आने में इसमें बड़ा एक इसका हाथ रहेगा? देखिए, सोशल मीडिया या सोशल मीडिया के जितने टूल्स है दे आर गुड। आप, मेरा ऐसा मानना है कि सोशल मीडिया कुछ तक तो हेल्प करता है, पर कुछ टाइम के बाद में वो आपको डाइवर्ट करता है, आपको आपका एक तरफ कर देता है, वन साइडेड कर देता है, वो एक ही चीज दिखाता है आपको। सो दैट इज नॉट फेयर। उसके अंदर कुछ हो नहीं सकता, बिकॉज उसका जो मेक है वो उसी पर्पस से बना है, एल्गोरिथम जिसको बोलते हैं। तो आई वाज मिसिंग दैट वर्ड एक्चुअली। तो वो एल्गोरिथम का जो सिस्टम है वो हम चेंज नहीं कर सकते, वैसे ही रहेगा। ये जो 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 एक्टिविस्ट है या जो सोशल मीडिया में जो बच्चा पढ़ रहा है, क्योंकि मैं भी अपने घर में भी या बाकी लोगों बच्चों से इंटरेक्ट करता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि वो एक तरफ शिफ्टेड है। करेक्ट। कॉइन का बोथ साइड देख नहीं रहे। अगर आप एक ही तरफ शिफ्ट रहोगे या इधर देखने को तैयार नहीं हो, तो आप कॉमन डिसीजन में कभी आ नहीं पाओगे। तो दैट इज बैड। बच्चों ने, खास करके यंग मीडिया, यही सोशल मीडिया, हम तो बहुत कम है, ये बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, बहुत आगे बढ़ गए, बट दे शुड अंडरस्टैंड बोथ साइड्स टू कम टू अ कंक्लूजन। आई मीन, यू हैव दी, ऑफ कोर्स यू हैव द राइट। जैसा फॉर एग्जांपल, मेरा बेटा अभी 22 साल का हुआ, पहले पढ़ रहा था, नागपुर भी छुट्टी में आया हुआ था, तो ये इलेक्शन में फर्स्ट टाइम वोटिंग किया उसने। तो पहले वो रिलेक्टेंट था, वो बोले मेरे को नहीं जाना, बोले क्या फर्क पड़ता है। तो फिर मैंने उसको यही समझाया कि मतलब बेटा देखो, हम अपने आप को वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी की बात करते हैं, और अगर हमारी परसेंटेज अगर हमारा 40-50% रहेगा वोटिंग का, तो बोला क्या की डेमोक्रेसी फिर, मतलब आधी कंट्री तो वोट ही नहीं कर रही। तो मैं बोला यू गो, मैंने डोंट प्रेस नोटा, आई डोंट सपोर्ट दैट, यू वोट एनीबडी यू लाइक, मतलब दैट्स योर कॉल, बट मतलब यू हैव टू वोट, मतलब आई विल नॉट अलाउ यू टू सिट हियर एंड से कि मेरे को क्या फर्क पड़ता। खैर वो गया, उसने वोटिंग की, जिसको भी किया, बट दैट चेंज एज अ पेरेंट, एवरी रिस्पॉन्सिबल पेरेंट शुड, क्योंकि बच्चे नहीं जा रहे हैं, दैट सीन इज देयर। और खास करके जो थोड़े से इंडस्ट्री और बिजनेस के जो लोग बच्चे हैं, ये तो बिल्कुल ही नहीं जाते, पेरेंट ही नहीं जाते, तो पहले मैं बोलता हूँ। तो दिस लाइक मोर ऑफ अ ड्यूटी देन, आई मीन लाइक देन अ प्रिविलेज। तो उसको ड्यूटी समझ के करना चाहिए, ताकि जितनी हमारी वोटिंग अच्छी होगी उतना अच्छी टीम आएगी, आप उनसे काम ले पाएंगे। एंड सोशल मीडिया इज गुड, बट आई मीन इट हैज टू बी कंक्लूडेड बाय बोथ साइड, नॉट दी वन साइड वे। दोनों साइड देखना चाहिए, बिल्कुल। सो रेणु जी, अब अगले सेक्शन की तरफ मुड़ते हैं, रैपिड फायर राउंड की तरफ। जी, छोटे छोटे जवाब देने हैं, छोटे से सवाल हैं। ठीक। कोर्ट रूम और पार्लियामेंट, वेयर डज रियल चेंज हैपन फास्टर? फास्टर तो मुझे ऐसा लगता है कि पार्लियामेंट होना चाहिए बेसिकली, क्योंकि पार्लियामेंट हमारे इलेक्टेड मेंबर्स गए हुए हैं, एंड इफ इट इज इन जेन्युइन इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, दे शुड टेक अ कॉमन कॉल, कम टुगेदर, सिट टुगेदर, पास एन लॉ, नथिंग लाइक इट। ये तो बेस्ट है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर जब वहां सुनवाई नहीं होती है तो फिर कोई ऑप्शन बचता नहीं, फिर यू हैव टू गो टू द कोर्ट। वन पब्लिक इश्यू यू थिंक इंडियंस इग्नोर द मोस्ट? जैसा मुझे लगता है कि करप्शन इज स्टिल द इशू विच वेयर लाइक देयर नीड्स टू बी सम स्ट्रिक्टर चेंज। एंड होता ये है, क्योंकि ना प्रॉब्लम कैसा हो गया कि हम लोग बोलते हैं कि करप्शन होता क्यों है? करप्शन होता है काम करवाने के लिए, जल्दी करवाने के लिए। वो समय चले गया जब मैं बोलता था कि भाई इसको देख मत और काम कर दे। अब काम होना चाहिए,
क्योंकि अदरवाइज इट इज रिजेक्टेड सो उसके अंदर वो मैकेनिज्म कैसा आता है मुझे नहीं मालूम, बट दैट इज वेयर लाइक पीपल आर टेकिंग इट ग्रांटेड और उसके ऊपर में कोई बहुत जल्दी कुछ आ नहीं रहा है. सो मुझे ऐसा लगता है कि दैट इज वन पार्ट वेयर पीपल आर इग्नोरिंग इट एंड आई मीन भगवान जाने कब वो चेंज आएगा. One word that describes our political discourse today. Progressive. Biggest myth about filing a PIL. That it's a PIL. Public interest. At times it is private interest. So लोग डरते भी हैं क्योंकि खर्चा भी बड़ा होता है. मुझे ऐसा लगता है कि मेरे मैंने जो जितने PILs किया था, I mean like I can share it openly कि हमारे एडवोकेट ने हमसे फीस नहीं ली थी. Okay. He said कि there is a public interest, I will not charge you. This should be there with the advocates because सब अपनी अपनी जगह बहुत अच्छे हैं. उनका भी काम है पब्लिक इंटरेस्ट के इश्यूज को लेना. So if somebody goes with a genuine public interest, the advocate then shouldn't charge them and take it in public interest because वो पब्लिक के लिए है. वो आपका इंटरव्यू नहीं है. समय जाता है, मैं मानता हूँ इसके अंदर में, बट अगर वो दे सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है. So that should happen. Activism needs more emotion or more data? नहीं, मुझे लगता है कि डाटा, क्योंकि एक्टिविज्म जैसे मैंने पहले कहा आपको कि एल्गोरिदम के कारण अगर हम एक ही साइड की स्टोरी सुनते जा रहे हैं, डाटा रहेगा तो आप दोनों साइड सुन पाएंगे. तो मुझे ऐसा लगता है कि इमोशंस अपनी जगह है, फॉर नो डाउट अबाउट दैट, बट एक्टिविज्म डाटा आपका बहुत इंपॉर्टेंट हेल्प करता है. और इमोशंस भी आपके प्रैक्टिकल होने चाहिए. जो चीज हम चेंज नहीं कर सकते उसके लिए इमोशंस लाके कोई फायदा नहीं. यू हैव टू बी प्रैक्टिकल इन दैट. Thank you, Mr. Renu. Thank you for taking time out for the People's Mic. I am thankful to People's Mic team, हितवादा, for giving this opportunity. मुझे अच्छा लगा. ये मेरा पहला पॉडकास्ट है, तो अब इंशाल्लाह होता है इसके बाद हो भी ना, तो वो हाथ नहीं, इसलिए मैं पहला ही बोलता हूँ. एंड तो कहीं कोई गलती हो तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ. And thank you for reminding us that democracy works the best when people participate. Absolutely, no doubt about that. Thank you so Thank you so much.